आबेहयात पार्ट 23। एडरसन कॉपर के साथ 2 घंटे की एक गर्मा गर्म नशिस्त के बाद जब वो CNN स्टूडियोज़ के बाहर निकला था तो अबिका का जोश पहले से भी ज़्यादा बढ़ चुका था। कॉपर इस प्रोजेक्ट के हवाले से जिन मज़ीद लोगों से बातचीत करने वाला था, इनमें सलार सिकंदर का नाम सर फहरिस्त था। CIA को इसका अंदाज़ा था। ये वो दिन था जब सलार सिकंदर सफ़र करते हुए रात को वाशिंगटन पहुँच रहा था और उसे अंदाज़ा नहीं था कि बदकिस्मती इससे पहले इसके इंतज़ार में वहाँ बैठी थी। अबिका ने इस हमारे से निकलने के बाद सेंट्रल पार्क की तरफ जाते हुए बेहद खुशी के आलम में सलार को टेक्स्ट किया था। वो इसे बताना चाहता था कि वो अब CNN तक रसाई हासिल कर चुका था और कॉपर ही के हवाले से उसे वाशिंगटन के CNN स्टूडियोज़ में इसी की टीम के चंद और लोगों से भी मिलने के मौके मिल गए थे या मौके मिल गए थे और अबिका 7वें आसमान पर था। वो टेक्स्ट बहुत लंबा था, इसमें और भी बहुत कुछ था और पेट्रस का जोशो खरोश वहीं ख़त्म नहीं हुआ था। उसने इस बहुत लंबे टेक्स्ट को करते करते ईमेल कर दिया था। सलार सिकंदर इस वक्त अपनी फ़्लाइट पर था और कुछ घंटों के बाद जब वो वाशिंगटन उतरा था तब तक इसके रब्तों के तमाम ज़राए ज़ेरे निगरानी आ चुके थे। पेट्रस अबिका की वो आखिरी ईमेल सलार सिकंदर को इसकी मौत के बाद मिली थी, लेकिन इन लोगों को सलार सिकंदर के जहाज़ उतरने से भी कई घंटे पहले मिल गई थी। वो पेट्रस अबिका की ज़िंदगी और मौत के हवाले से फ़ैसला कर रहे थे। बाज़ औक़ात किसी शख्स की ज़िंदगी किसी दूसरे की मौत बन जाती है और किसी दूसरे की मौत किसी और की ज़िंदगी। अबिका की मौत के फैसले ने CNN की या CIA की फौरी तौर पर सलार सिकंदर को मार देने की हिकमत अमली बदल दी थी, वरना इससे पहले सलार सिकंदर को बैंक के हेडक्वार्टर्स में होने वाले मुज़ाकरात के बाद इसके इनकार और मामला हल ना करने की सूरत में एक हादसाती मौत का सामना करना पड़ना था। एडरसन कॉपर से अबिका की होने वाली अचानक मुलाकात ने CIA को एकदम पसपा कर दिया था। वह अबिका और सलार दोनों को इकट्ठा नहीं मार सकते थे, शायद मारने का सोच ही लेते अगर इत्तफाकी तौर पर वो दोनों एक ही वक्त में अमेरिका में मौजूद ना होते, और वो भी 2 करीबी शहरों में। वो ऐसा कोई रिस्क नहीं ले सकते थे कि किसी तफ्तीश शुरू होने की सूरत में अबिका और सलार की तबी मौत के दरमियान कोई और कुदरती ताल्लुक निकाल लिया जाता। सलार को फ़िलहाल सिर्फ खौफजदा करने का फ़ैसला किया गया था और CIA को अंदाज़ा नहीं था कि उन्होंने गलत हिकमत अमली गलत आदमी पर लागू करने का फ़ैसला कर लिया था। पेट्रस अबिका को चंद घंटों के बाद ब्रुकलिन के एक ऐसे इलाके के एक तंगो तारीक गली में रोका गया था जहाँ एक करीबी इमारत में अबिका को अपने एक दोस्त से मिलना था। CIA का ख्याल था अबिका इनके लिए हलवा था जिसे वो बहुत आराम से पकड़ कर ले आते। ऐसा नहीं हुआ था। अबिका इन 2 अफराद से बड़ी बेजिगरी से लड़ा था जिन्होंने अचानक इसके करीब अपनी गाड़ी रोककर इसे रिवॉल्वर दिखाते हुए अंदर बिठाने की कोशिश की थी। उसने सारी ज़िंदगी अमेरिका की महज़िब दुनिया में महज़िब तौर तरीक़ों के साथ गुजारी थी, लेकिन जंगल और जंगली ज़िंदगी इसकी सरशत और जबलत में थी। अपना दिफा करना उसे आता था। वो इन तरबियत याफ्ता गमाश्तों के काबू में नहीं आया था। पस्ता कामत होने के बावजूद वो सख्त जान और मजबूत था और पीटता रहा था। लड़ते लड़ते रिवॉल्वर अबिका के हाथ में आ गया था और एक बार रिवॉल्वर हाथ में आने पर इसने आओ देखा ना था इन दोनों अफराद पर गोलियां चला दी थी। गोली एक को लगी थी, लेकिन दूसरा खुद पर होने वाले फायर से बहुत पहले अपना रिवॉल्वर निकालकर अबिका पर 2 फायर कर चुका था जिसके सीने में लगे थे। एक के बाद दीगरे होने वाले इन 3 फायर्स ने इस सड़क पर चलते राहगीरों को वहाँ से भागने पर मजबूर कर दिया था और इन्हीं में से किसी ने पुलिस को भी फ़ोन किया था, लेकिन पुलिस के आने से पहले ही वो दोनों एजेंट शदीद ज़ख्मी हालत में तड़पते अबिका को गाड़ी में डालकर फरार हो गए थे। अबिका की वो हालत इस दिन CIA के लिए दूसरा झटका थी। उन्हें अबिका का सही सलामत कुछ घंटों के लिए ये मिलना ज़रूरी था ताकि इसके ज़रिए इन तमाम चीज़ों को भी नाबूद कर सकते जो अबिका की मौत की सूरत में किसी और के हाथ लग जाने की सूरत में इनके लिए कोई और पेट्रस अबिका खड़ा कर देता। CIA के लिए फ़िलहाल सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि वो अबिका के दस्तखत कैसे हासिल करते जिनकी इन्हें फ़ौरी ज़रूरत थी, ताकि वो इसके वो लॉकर्स खुलवा सकते जहाँ इसकी असल दस्तावेज़ात थी। इनकी हिकमत अमली ये थी कि वो इन असली दस्तावेज़ात को हासिल करने के बाद अबिका को ख़त्म कर देते, मगर सब कुछ इसके उलट हुआ था। प्लान A और प्लान B नाकाम हो चुका था। अब CIA को प्लान C से काम लेना था, लेकिन इन्हें यह अंदाज़ा नहीं था कि अबिका के पास एक प्लान D था जिसका इन्हें कभी पता नहीं चल सका। वो कांगो में अपनी एक गर्लफ्रेंड के पास एक वसीयत छोड़ कर आया था।
सलार जिस रात वाशिंगटन के लिए रवाना हुआ था उसके अगले दिन इमामा की गायनेकोलॉजिस्ट ने उसे फ़ोन किया था। इमामा के मुआयने की तारीख 3 दिन बाद थी। इसकी अमेरिकन डॉक्टर ने इसे इसी दिन इमरजेंसी में आने के लिए कहा था क्योंकि इसे किसी मेडिकल कैंप में शिरकत के लिए अगले 1 हफ्ते के लिए घाना में रहना था। इसकी सेक्रेटरी ने इमामा से कहा था कि वो अपनी तमाम अपॉइंटमेंट्स रीशेड्यूल कर रही है और इसने इमामा को आज के दिन का कहा था। इमामा ने किसी गौर वखौज के बगैर जाने की हामी भर ली थी। वो इसे एक मामूल की बात समझ रही थी और इसमें इसका कोई कसूर नहीं था। अगर सलार सिकंदर CIA के हाथों बेबस हो रहा था तो इमामा तो कोई शय ही नहीं थी। वो हमेशा की तरह जिब्रील और अनाया के साथ हेडी को भी साथ लेकर गई थी। वो किंशासा के बेहतरीन अस्पतालों में से एक था क्योंकि वहाँ पर ज़्यादातर गैर मुल्की मल्टीनेशनल कंपनीज और सफारतकारों का इलाज होता था। सलार इस वक्त अपनी फ़्लाइट पर था और इमामा का ख्याल था वो जब तक वाशिंगटन पहुँचता वो इससे बहुत पहले वापस घर आ जाती, लेकिन वो वापस घर नहीं आ सकी थी। उसकी डॉक्टर ने उसका अल्ट्रासाउंड करने के बाद कुछ तशवीश के आलम में उससे कहा था कि उसे बच्चे की हरकत अब नॉर्मल महसूस हो रही है। उसने उसे बताया था कि उसे कुछ और टेस्ट करवाने होंगे और साथ उसे कुछ इंजेक्शंस भी लेना होंगे। डॉक्टर ने इसे फौरी तौर पर अस्पताल में कुछ घंटों के लिए ये कहकर एडमिट कर लिया था कि उन्हें इसको ज़ेरी निगरानी रखना था। उसे एक कमरे में शिफ्ट किया गया था। जो वो इंजेक्शन इमामा को दिए गए थे वो दर्द बढ़ाने वाले इंजेक्शन थे। इमामा को घर से गायब और सलार को अपनी किसी और फैमिली मेम्बर से रब्ता मुनक़ता रखने के लिए CIA के पास इससे बेहतरीन हल नहीं था कि इसके बच्चे की कब्ल अज़ वक्त पैदाइश अमल में लाई जाए। इमामा इंजेक्शन लगवाने से पहले हॉस्पिटल के कमरे में ही हेडी, जिब्रील और अनाया को ले आई थी। उस वक्त भी उसका यही ख्याल था कि चंद घंटों में वो वापस घर चली जाएगी, लेकिन उसे पहली बार तशवीश तब हुई थी जब इसे दर्द ज़ा होना शुरू हो गया था और डॉक्टर ने इसकी तस्दीक भी कर दी थी कि इंजेक्शन के रिएक्शन में शायद इन्हें बच्चे की ज़िंदगी बचाने के लिए फ़ौरी तौर पर इसे दुनिया में लाना पड़ेगा। वो पहला मौका था जब इमामा बुरी तरह परेशान हुई थी। वहाँ किंशासा में घर के चंद मुलाजमों के अलावा इसका कोई ऐसा हल्का अहबाब नहीं था जिन्हें वह अपने या ऐसे किसी बहरान की मदद के लिए पुकारते या जिन पर भरोसा करते। इनका जितना मेल मिलाप था वो सरकारी और गैर मुल्की था। फौरी तौर पर मामा की समझ में नहीं आया था कि वो बच्चों को कहाँ भेजे। इसकी डॉक्टर ने इसे मदद की पेशकश की थी कि वो बच्चों को अपने घर रख सकते हैं, लेकिन इमामा के लिए तो ये नामुमकिन था। वो अपनी औलाद के बारे में जुनून की हद तक मोहतात थी और ख़ास तौर पर जिब्रील के हवाले से। ये गैर फितरी नहीं था। इसने एक बड़े ख़ानदान से निकलकर 10 साल की कैद तन्हाई काटी थी और फिर उम्मीद और नाउमीदी के दरमियान लटकते हुए इसने इन खूनी रिश्तों को पाया था। वो इसकी कुल कायनात थे और इसे इस वक्त मिले थे जब वसीम की मौत के बाद वो मायूसी के सबसे बदतरीन दौर से गुजर रही थी। जिब्रील इसकी ज़िंदगी में इस वक्त बहार की तरह आया था। इसके वजूद के अंदर पलते हुए भी इसने माँ को किसी मसीहा की तरह संभाला था। जिब्रील आम बच्चों जैसी अदात नहीं रखता था। जहानत उसे बाप से विरसे में मिली थी, लेकिन बर्दाश्त इससे कहाँ से ली थी ये मामा नहीं जान पाई थी। इसके दोनों बच्चे ही ज़िद्दी और शरारती नहीं थे, लेकिन जिब्रील में एक अजीब सी संजीदगी और समझदारी थी जो इसके मासूम चेहरे पर बुला की सचती थी। अस्पताल में इमामा और डॉक्टर के दरमियान होने वाली तमाम गुफ्तगू भी इसके सामने ही होती रही थी और वो चुपचाप बैठा सुन रहा और देख रहा था। इमामा ने हेडी को अपने बच्चों की जिम्मेदारी सौंपने से पहले जिब्रील को अनाया की जिम्मेदारी सौंपी थी। उसे बहन का ख्याल रखने का कहा था और कभी भी इसे अकेला ना छोड़ने का कहा था। जिब्रील ने हमेशा की तरह सर हिलाया था, फर्माबरदारी से। ये जिम्मेदारी उसे पहली बार नहीं सौंपी गई थी, हमेशा सौंपी जाती थी। लॉन में अकेले खेलते हुए, किसी शॉपिंग मॉल में शॉपिंग के दौरान प्रैम में बैठे, गाड़ी में अकेले बैठे, जब सलार कभी किसी सर्विस स्टेशन या किसी और जगह अकेला नहीं इन्हें लेकर जाता और कुछ मिनटों के लिए उतर कर कुछ लेने के लिए जाता, जिब्रील खुद ब खुद कंपाउंड संभालने के लिए तैयार हो जाता था और नया भाई की फर्माबरदारी करती रहती थी। एक बार फिर जिब्रील को एक जिम्मेदारी सौंपी गई थी। एक बार फिर उसने हमेशा की तरह माँ को तसल्ली दी थी, आप नया बेबी ले आए, मैं इस बेबी का ख्याल रखूँगा। 4 साल जिब्रील ने इंग्लिश में माँ को तसल्ली दी थी और इसकी तसल्ली मामा के होठों पर इस तकलीफ़ में भी मुस्कुराहट ले आई थी। ऑपरेशन थिएटर में जाने से पहले उसने इन दोनों को गले लगाकर चूमा था और फिर हेडी को इनका ख्याल रखने का कहकर और सलार को इतला देने का कहते हुए अपना फ़ोन और बैग थमा गई थी। और जब वो होश में आई थी तो इस कमरे में वो अकेली थी। वहाँ ना हेडी थी, ना जिब्रील, ना अनाया, ना ही हमैन। यूट्यूब पर किसी ने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें एक स्याह फॉर्म ब्रुकलिन के एक निस्बतन पसमानदा हिस्से में एक पास से गुजरने वाली गाड़ी से एकदम निकलने वाले 2 सफ़ेद फॉर्म लोगों से लड़ता नज़र आया था। इन सफ़ेद फॉर्मों के हाथों में मौजूद रिवॉल्वर से बचने की कोशिश करता, इन्हें छीनता और इन पर फायर करने के बाद इनमें से एक के हाथों गोली खाकर गिरता नजर आया था। फिर इन दोनों अफराद का इसे बेरहमी से घसीट कर गाड़ी में तकरीबन फेंकने वाले अंदाज में गिराया जाना भी इस वीडियो में था। वीडियो सेलफोन से नहीं, इस बिल्डिंग में रहने वाले एक स्याह फॉर्म 9 उम्र बच्चे ने हैंडीकैम से बनाई थी, जो इत्तफाकन इस जगह से बिल्कुल करीब एक बिल्डिंग की दूसरी मंजिल की खिड़की से एक स्कूल प्रोजेक्ट के सिलसिले में एक वीडियो शूट कर रहा था। इस बच्चे ने वीडियो शूट करते हुए भी चिल्ला कर दोनों अफराद को स्याह फॉर्म को खींच
को गाड़ी में डालने से रोकने की कोशिश की थी, लेकिन इस कोशिश में नाकामी के बाद इसने इस गाड़ी की नंबर प्लेट को जूम करके रिकॉर्ड किया था। पुलिस को वीडियो देने से पहले इसने वो वीडियो सियाह फॉर्मों के साथ अमेरिका में होने वाली ज़्यादतियों पर मबनी एक वेबसाइट पर मुंतकिल की थी और इस वेबसाइट ने इसे यूट्यूब पर अगले 12 घंटों में वो वीडियो यूट्यूब पर दस्तयाब हो गई थी। इस पर बेशुमार लोगों ने रद्द-ए-अमल का इजहार किया था और हज़ारों मलामती तबसरे और सफ़ेद मामलों के लिए गालियाँ वो 12 घंटों में यूट्यूब से न्यूज़ चैनल पर आ गई और वहाँ से बैनुल-अक़वामी नेटवर्क्स पर। पेट्रोस अबिका को पहचानना मुश्किल नहीं था, वो बहुत जल्द पहचाना गया था। पुलिस इस जगह से करीबी अस्पताल में भी पहुंच गई थी जहां वो एजेंट्स अबिका की ज़िंदगी बचाने के लिए फ़ौरी तिब्बी इमदाद दिलाने के लिए गए थे और अस्पताल के इंतज़ामिया को ये भी पता था कि वो एक स्पेशल मरीज़ था जिसे CIA के 2 एजेंट्स लेकर आए थे और इसकी हालत कुछ बेहतर होने पर सर्जरी के फ़ौरन बाद वहाँ से ले गए थे। नैब्ड ने CIA से रब्ता किया था और इन्हें यह भी पता चल गया था कि अबिका को फौरी तौर पर वाशिंगटन मुंतकिल कर दिया गया था और वो वहाँ मर चुका था। CIA अफसर पीट रही थी कि वो मीडिया पर पेट्रोस अबिका के एक हादसे में ज़ख्मी होकर अस्पताल जाने वाली खबर को कैसे दुरुस्त साबित करती। पेट्रोस अबिका के एक्सीडेंट में शदीद ज़ख्मी होने की खबर मीडिया पर चलाना इनकी ऐसी हिकमत अमली थी जो अब इनके गले की हड्डी बन गई थी। तूफ़ान यूट्यूब पर क्या मचा था? तूफ़ान तो वो था जो CIA हेडक्वार्टर्स में आया था। एक आसान तरीन समझा जाने वाला ऑपरेशन CIA के मुँह पर ज़िल्लत और बदनामी थोपने वाला था। साथ अमेरिकन गवर्नमेंट और वर्ल्ड बैंक में फंसने वाले थे और फ़िलहाल CNN को इस मुसीबत से निजात तो एक तरफ इस पर काबू पाने का भी कोई तरीका समझ में नहीं आ रहा था। कभी कभी इंसान को इसकी बेवकूफ़ी नहीं, इसकी ज़रूरत से ज़्यादा चालाकी ले डूबती है। CIA के साथ भी यही हुआ था। एक तीर से 2 शिकार करते करते वो अपनी कमान ही तुरवा बैठे थे। उन्होंने पेट्रोस को न्यूयॉर्क के इसी अस्पताल में छोड़ दिया था तो इसकी बचत हो जाती, या छोड़ दिया होता तो इनकी बचत हो जाती। वो इसे किसी हादसे का ज़ख्मी दिखाकर इससे जान छुड़ाना चाहते थे और ये काम वो वाशिंगटन में करना चाहते थे जहां सलार सिकंदर था। और इस दिन वाशिंगटन में सिर्फ एक हादसा हुआ था जिसका एक ज़ख्मी पेट्रोस अबिका को जाहिर करके दोनों का तबादला किया गया था। अस्पताल के इंतज़ामिया को अबिका के हवाले से मालूमात थी, बिल्कुल न्यूयॉर्क के इस अस्पताल की तरह जहां अबिका को पहली बार ले जाया गया था। इसकी हालत मुसलसल बिगड़ रही थी और CIA सर्जरी के बाद अस्पताल से इसे अपने ठिकाने पर ले जाकर भी इससे कोई काम की बात नहीं पूछ सकी थी। तो अब इन्हें इससे वो आखिरी काम लेना था जिसके लिए उसे वाशिंगटन पहुँचाया गया था और जिसके लिए न्यूज़ चैनल्स पर बार बार इस हादसे के ज़ख्मी और मरने वाले के न सिर्फ नाम चलाए गए थे बल्कि इनके पासपोर्ट साइज़ की तस्वीरें भी। CIA को यकीन था न्यूज़ चैनल्स पर चलने वाली ये खबर सलार सिकंदर के लम्हे ज़रूर आएगी और इन्हें यह भी यकीन था कि जिस तरह की कुर्बत इन दोनों के हालिया कुछ दिनों में रही थी वो मुतकाज़ी थी कि सलार इससे मिलने ज़रूर जाता। अंदाजे दुरुस्त साबित हुए थे। वो खबर सलार ने देख भी ली थी और वह फौरी तौर पर इससे मिलने भी चला गया था। अगर किसी तरह वो खबर इसके हिलम में ना आती है, इससे मिलने ना जाता, तब भी CIA वाले हॉस्पिटल के ज़रिए इससे रब्ता करते और कहते कि पेट्रोस अबिका की आखिरी ख्वाहिश है कि वो सलार सिकंदर से मिलना चाहता है, लेकिन इन्हें प्लान B की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। सलार अबिका को देखने चला गया था और अस्पताल में आने जाने में उसे तकरीबन 2 घंटे लगे थे और CIA को इतना ही वक्त चाहिए था इसके कमरे से लैपटॉप समेत हर उस चीज़ का सवाया करने के लिए जिसे वो काम की समझते थे। सलार को किसी और काम के लिए कमरे से इतनी देर तक बाहर रखना इनके लिए मुश्किल था कि वो अपना लैपटॉप तो साथ रखता था, लेकिन अस्पताल जाते हुए इन्हें तवक्का थी वो सब कुछ वहीं छोड़कर जाएगा। सब कुछ वैसे ही हुआ था जैसे इनका प्लान था, लेकिन नतीजा वो नहीं निकला था जिसकी इन्हें तवक्का थी। वो वीडियो इन्हें ले डूबी थी। कोई भी इस वीडियो में नजर आने वाले चेहरे के नकुश को भूल नहीं सकता था। वो इतने वाज़ेह थे और इस वीडियो में दूसरी सबसे नुमाया चीज़ वो वक्त और तारीख थी जो स्क्रीन पर नीचे आ रही थी। वो इस पेट्रोस अबिका की शिनाख्त नहीं बदल सकते थे और वह वाशिंगटन के अस्पताल में बज़ाहिर हादसे में ज़ख्मी होकर आने और मरने वाले अबिका की शिनाख्त भी नहीं बदल सकते थे। वो न्यूज़ चैनल पर अबिका की तस्वीरें न चलवा चुके होते। इस हादसे के फ़ौरन बाद शदीद ज़ख्मी फ़र्द के तौर पर तो शायद CIA यही करती और अबिका को वाशिंगटन के अस्पताल से फौरी तौर पर वापस न्यूयॉर्क मुंतकिल कर दिया जाता, लेकिन वो एक गलती के बाद दूसरी गलती नहीं, तीसरी और चौथी गलती भी कर बैठे थे। एडरसन कॉपर की टीम ने पेट्रोस अबिका की मशकूक हालत में मौत के बाद इन पैगामात और ईमेल्स को और इस वीडियो में नजर आने वाले वक्त को चेक किया था। वो सब पैगामात और ईमेल्स जिनमें अबिका ने कोपरो की शो में शिरकत से माजरत करने के साथ साथ किसी किस्म की मावनत से भी इनकार
किया था वो इस वीडियो के 2 घंटे बाद के मैसेजेस थे और इस वक्त के जब न्यूयॉर्क के हॉस्पिटल में अबिका की सर्जरी हो रही थी और ऐसे बेगम में सिर्फ कॉपर ही को नहीं इन दूसरे प्रोग्राम्स के मेज़बानों को भी किए गए थे या सहाफ़ियों को जिनसे अबिका पिछले कुछ दिनों से मिल रहा था और पिगमेस के मसले को सामने लाने की दरख्वास्त कर रहा था। एडरसन कोपरा ने एक न्यूज़ प्रोग्राम में पेट्रस के इन पैगाम और इसकी वीडियो की टाइमिंग को पॉइंट आउट किया था और फिर इसने न्यूयॉर्क और वाशिंगटन के 2 हॉस्पिटल्स के मोतबर ज़राए का हवाला देते हुए ये राज खोल दिया था कि इन दोनों हॉस्पिटल्स में से दाखिल करने वाली CIA से ताल्लुक़ रखते थे। पेट्रस अबिका की मौत की वजह क्या हो सकती थी, कौन इसे मार सकता था और क्यों मार सकता था, इसको सिर्फ वो शख्स बता सकता था जिसका नाम अबिका कोपरो के सामने कई बार ले चुका था, जो वाशिंगटन में इससे मिलने के लिए आने वाला वाहिद मुलाकाती था और जिसने अपनी शिनाख्त अबिका के रिश्तेदार के तौर पर जाहिर की थी। अमेरिका के हर न्यूज़ चैनल पर इस तरह सलार सिकंदर का नाम इस हवाले से चल रहा था और हर कोई सलार से रब्ता करने में नाकाम था। 4 साल जबरील ने अपने ख़ानदान को दरपेश आने वाले इस बहरान में जो रोल अदा किया था वो इसने ज़िंदगी में कई बार अदा करना था। ये इस नन्हे से बच्चे को तब इल्म नहीं था। इमामा के जाने के बाद हेडी को अचानक ख्याल आया था कि इमामा इसे घर से कुछ चीज़ें लाने का कह कर गई थी जो नौज़ायदा बच्चे और इसके लिए एक बैग में घर पर पहले ही पैक करके रखी हुई थी और वह हेडी से इन दोनों बच्चों के लिए खाने पीने और इनके कपड़ों के लिए भी कह कर गई थी क्योंकि इसे बच्चों को घर वापस नहीं भेजना था जब तक सलार ना आ जाता। उसने हेडी से कहा था कि वो इन बच्चों को हॉस्पिटल में ही किसी फीमेल अटेंडेंट के पास छोड़कर घर से ये चीज़ें लेकर आए या फिर घर में मौजूद किसी और मुलाजिम की मदद ले, लेकिन वो बच्चों को कहीं नहीं लेकर जाएगी। हेडी को मामा की यह हदायत याद नहीं रही थी। इनका घर वहाँ से सिर्फ 10 मिनट की ड्राइव पर था और हेडी ने सोचा था वो यहाँ इन बच्चों को अकेला छोड़ने के बजाय इनको अपने साथ ही लेकर जाएगी और वापस ले आएगी। जिब्रील ने साथ ले जाने की इस कोशिश के जवाब में सिर्फ इनकार करते हुए इसे याद दिलाया था कि मम्मी ने इससे कहा था कि वो वहीं रहेंगे, वो इन्हें साथ नहीं ले जाएगी। हेडी को याद आ गया था और इसने दोबारा इसरार नहीं किया था। वो जिब्रील को बहुत अच्छी तरह जानती थी। 4 साल की उम्र में भी वो बच्चा किसी तोते की तरह माँ बाप की बातें रट कर फिर वही करता था और मजाल थी कि वो किसी दूसरे की बातों में आकर इमामा या सलार की तरफ से मिलने वाली हदायत फरमोश कर देता। हेडी ने इमामा की डॉक्टर के एक असिस्टेंट के पास फौरी तौर पर छोड़कर घर चली गई थी। इसकी अदम मौजूदगी में अनाया को नींद आने लगी थी। डॉक्टर के असिस्टेंट ने नींद में झूलती हुई 2 साल की इस बच्ची को उठाकर एक बेंच पर लेटाने की कोशिश की और जिब्रील ने उसे रोक दिया। वो वहाँ से अनाया समेत हटना नहीं चाहता था जहाँ हेडी उसे बिठाकर गई थी और जहाँ असिस्टेंट अनाया को लेकर जाना चाहती थी वो एक बगली कमरा था। 4 साल का वो बच्चा अपनी 2 साल बहन के साथ वहीं पब्लिक में बैठे रहना चाहता था क्योंकि इसे पता था किसी अजनबी के साथ कहीं नहीं जाना चाहिए, किसी ऐसी जगह जो दूर होती। असिस्टेंट कुछ हैरान होकर वापस अपनी टेबल पर गई थी। वो एक इंटरेस्टिंग बच्चा था। उसने अपनी कुर्सी पर बैठे उसे देखते हुए सोचा। 2 साल नायाब जिब्रील की गोद में सर रखे सो रही थी और वो बेहद चौकन्ना बैठा बहन के सर को अपने नन्हे नन्हे बाजुओं के हल्के में लिए मुलाकाती कमरे में आने जाने वालों को देख रहा था। और तब वो औरत इन दोनों के बराबर में आकर बैठी और इसने जिब्रील को एक मुस्कुराहट देते हुए इसका सर थपथपाया और जवाबन इस बच्चे के तासुरात ने उसे समझा दिया था कि उसे यह बेतकल्लुफ़ी अच्छी नहीं लगी थी। इस औरत ने दूसरी बार सोई हुई अनाया के बालों में उंगलियां फेरने की कोशिश की तो इस बार जिब्रील ने इसका हाथ बड़ी नरमी से पड़े करते हुए सरगोशी में कहा, शी इज़ स्लीपिंग, ये सो रही है। ओह सॉरी। अमेरिकन और औरत बज़ाहिर शर्मिंदगी जाहिर करते हुए इसे देखकर मुस्कुराई। जिब्रील ने एक बार फिर स्पाट चेहरे और इसकी तरफ देखे बगैर इसकी मुस्कुराहट नज़रअंदाज की। इस औरत ने अपना पर्स खोलकर इसके अंदर से चॉकलेट की एक बार निकाल कर जिब्रील की तरफ बढ़ाई। नो थैंक्स। जवाब चॉकलेट आगे बढ़ाए जाने से भी पहले आ गया था। मेरे पास कुछ खिलौने हैं। इस पर इस औरत ने ज़मीन पर रखे एक बैग से एक स्टिफिड खिलौना निकाल कर जिब्रील की तरफ बढ़ाया। इसकी सर्दमैरी की दीवार तोड़ने की ये अगली कोशिश थी। जिब्रील ने इस खिलौने पर एक नज़र डाले बगैर बहुत शाइस्तगी से इससे कहा, वुड यू प्लीज़ स्टॉप बोदरिंग अस। क्या आप हमें तंग करना बंद कर सकती हैं प्लीज़। एक लम्हे के लिए वो औरत चुप ही रह गई थी। ये जैसे शटअप कॉल थी इसके लिए, मगर वो वहाँ मुँह बंद करने के लिए नहीं आई थी। उन्हें इन दोनों बच्चों को वहाँ से ले जाना था और इनका ख्याल था आते जाते मुलाकातियों में 2 कमसन बच्चों को भिला पुसला कर वहाँ से ले जाना कैसा मुश्किल था। ज़ोर ज़बरदस्ती वो इतने लोगों के सामने अनाया के साथ कर सकती थी, जिब्रील के साथ नहीं। वो मुंतज़िर थी कि अनाया की तरह वो 4 साल बच्चा भी थक कर सो जाए, फिर शायद इनको किसी तरह वहाँ से हटा दिया जाता, लेकिन इसे जिब्रील के तसव्वुरात से अंदाज़ा हो रहा था कि इसका सोने का कोई इरादा नहीं था। वो 10-15 मिनट बैठे रहने के बाद वहाँ से उठकर गई। उसे इन दोनों बच्चों के हवाले से नई हदायत लेनी थी और 5 मिनट बाद जब वो वापस आई तो हेडी वहाँ इन दोनों के पास मौजूद थी। वो औरत एक गहरा सांस लेकर रह गई। वो इन दोनों को कोई नुकसान नहीं पहुँचाना चाहते थे, सिर्फ अपनी निगरानी में रखना चाहते थे जब तक अमेरिका में सलार के साथ मामला तय ना हो जाते। अमेरिका में सलार को इसकी फैमिली के हवाले से साफ जवाब देने के बावजूद
CIA इसकी फैमिली पर नज़र रखे हुए थे। वो औरत एक बार फिर इस विजिटर रूम में कहीं और बैठ गई थी। अनाया अब जाग गई थी और बाथरूम जाना चाहती थी। हैडी से बाथरूम लेकर जाना चाहती थी। इसने जिब्रील को एक बार फिर वहीं ठहरने का कहा। वो नहीं ठहरा था। वो किसी तरह भी अनाया को अपनी आंखों से ओझल करने पर तैयार नहीं था। हैडी को इसे भी बाथरूम ले जाना पड़ा था। वो औरत भी उठकर इनके पीछे बाथरूम आई थी और जिब्रील ने उस औरत को एक बार फिर नोटिस किया था। वाई आर यू स्टॉकिंग अस, तुम हमारे पीछे क्यों पड़ी हो? वॉश बेसन में हाथ धोने में मसरूफ औरत करीबी बेसन में हाथ धोती हैडी के साथ खड़े इस बच्चे का जुमला सुनकर जैसे एड़ियों के भर घूमी थी। ना भी घूमती तो भी इसे अंदाजा था वो बच्चा उसे ही मुखातिब कर रहा था। हैडी ने इस औरत को देखा और माजरत ख़वाना अंदाज से मुस्कुराई, यूँ जैसे वो जिब्रील के इस तबसरे से मुत्तफिक नहीं थी। लेकिन जिब्रील इसी नाखुशगवार अंदाज में इस औरत को देख रहा था। 45 साल की इस औरत ने मुस्कुराते हुए इस 4 साल के बच्चे को सराहा था। वो पहली बार एक 4 साल के बच्चे के हाथों पसपा हुई थी और इसे सराहे बगैर नहीं रह सकी थी। वो जिन भी माँ बाप की औलाद था, कमाल तरबियत हुई थी उसकी। हैडी इन दोनों को लेकर वहाँ से चली गई थी, लेकिन वो औरत नहीं गई थी। वो एक बार फिर इस बच्चे से वो जुमला नहीं सुनना चाहती थी जो इसने कुछ देर पहले सुना था। बेहतर था इसे भेजने वाले इसकी जगह किसी और को भेज देते। हैडी ने बार बार मामा से भी मिलने की कोशिश की थी और इसके बच्चों को भी मामा से मिलवाने के लिए डॉक्टर से इसरार किया था, क्योंकि अनाया बेकरार हो रही थी। डॉक्टर ने उसे इनक्यूबेटर में पड़ा हुआ हमैन तो दिखा दिया था, लेकिन इमामा तक रसाई नहीं दी थी। उसने एक बार फिर इसे दोनों बच्चों को इसकी तहवील में देने का कहा था और हमेशा की तरह जिब्रील अड़ गया था। नींद से बोझल आंखों और थकावट के बावजूद वो अनाया का हाथ पकड़े बैठा हुआ था, क्योंकि मम्मी ने उसे अनाया का ख्याल रखने का कहा था। उसने इनक्यूबेटर में वो बेबी बॉय भी देख लिया था जिसे मम्मी लेने गई थी, लेकिन मम्मी कहाँ थी? ये सवाल अब सिर्फ उसे ही नहीं, हैडी को भी परेशान कर रहा था। वो अब कंशासा में सलार के ऑफिस के ज़रिए से रब्ता करने में मसरूफ़ थी, लेकिन सलार गायब था और कांगो में वर्ल्ड बैंक पर क़यामत टूटने वाली थी। सिर्फ वर्ल्ड बैंक पर नहीं, इन मगरबी अक़वाम के नुमाइंदों पर भी, जो कांगो में इस्तमारियत के स्तून बने बैठे थे। पेट्रा सबिका का अपनी मौत के 24 घंटों में ही सिर्फ कांगो के पिगमेस का नहीं, पूरे अफ्रीका का हीरो बन गया था। इस खत्ते ने आज तक सिर्फ बिकने वाले हुक्मरान देखे थे जो अरबों डॉलर्स के कमीशन लेकर अपने मुल्क की हर चीज़ बेचने के लिए हर वक्त तैयार बैठे थे। इस खत्ते ने हीरो पहली बार देखा था, जान देने वाला हीरो। पेट्रा सबिका का सारी ज़िंदगी पुरअमन तरीके से जदोजहद करता और इसका दर्ज देता रहा था, लेकिन अपनी मौत के बाद इसकी जो वसीयत मंजर-ए-आम पढ़ाई थी, इसमें इसने पहली बार अपनी गैर मुतवक्का और गैर फितरी मौत की सूरत में अपने लोगों को लड़ने के लिए उकसाया था। इस जंगल को बचाने के लिए इन्हें सफ़ेद फामों को मार भगाना था, चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। अपनी इसी वसीयत में इसने वर्ल्ड बैंक और अमेरिका और इन दूसरी आलमी ताकतों को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए इन्हें इन सब के ख़िलाफ़ जहाद करने के लिए कहा था। वो मुसलमान नहीं था, लेकिन मज़ाहिब का तकाबली जायज़ा लेता रहा था और इसे अपने लोगों के साथ होने वाली नाइंसाफ़ी और जुल्म के ख़िलाफ़ बगावत के लिए जहाद से ज़्यादा मौजू लफ्ज़ नहीं मिला था। उसने सिर्फ पिगमेस को मुखातिब किया था, सिर्फ इन्हें जंगलों से निकलकर शहरों में आकर लड़ने के लिए कहा था। वर्ल्ड बैंक और इन ऑर्गेनाइजेशंस के हर दफ्तर पर हमला करके वहाँ काम करने वालों को मार भगाने के लिए कहा था, लेकिन इस रात वो सिर्फ पिगमेस नहीं थे जो अबिका की कॉल पर वर्ल्ड बैंक के साथ साथ गैर मुल्की ऑर्गेनाइजेशन पर चढ़ दौड़े थे। वह कांगो के इस्तमारियत के हाथों सालों से इस्तेसाल का शिकार होते हुए अवाम थे जो बाहर निकल आए थे। कंशासा में इस रात कंशासा की तारीख के सबसे बड़े फसादात हुए थे, जिनमें कोई स्याह फोम नहीं, सिर्फ सफ़ेद फोम मारे गए थे। वो वर्ल्ड बैंक के दफातर पर हमला करके इन्हें लूटने के बाद आग लगा दी गई थी और ये सिलसिला से वहीं तक नहीं रुका था। वर्ल्ड बैंक के हकाम की रिहाइश गाहों पर भी हमले, लूटमार और कत्लो गारत हुई थी और इनमें सलार सिकंदर का घर भी था। वो सलार सिकंदर का घर नहीं था जिससे आग लगाई गई थी, वो वर्ल्ड बैंक के सरबराह का घर था जिसे हजूम ने इस रात तबाह किया था। कांगो में इस रात 150 के करीब अमेरिकियों और यूरोप के लोगों को मारा गया था और इनमें अक्सरियत वर्ल्ड बैंक और दूसरी आलमी तंजीमों में काम करने वाले अफराद और इनके ख़ानदान के अफराद की थी। वर्ल्ड बैंक के 40 अफराद इन फसादात में मरे थे और ये 40 लोग निचले ओहदों पर काम करने वाले लोग नहीं थे। वो वर्ल्ड बैंक के सीनियर और जूनियर मैनेजमेंट थी, अपनी अपनी फील्ड के माहिर नामवर लोग जो कई सालों से इस बैंक और इसके मुख्तलिफ ऑप्शंस और प्रोजेक्ट्स से मुंसलिक थे और जो कांगो में इस अदारे के सतूनों के तौर पर कांगो के तुलो अर्ज में फैले हुए थे। वर्ल्ड बैंक की तारीख में पहली बार वर्ल्ड बैंक के खिलाफ फसादात और इसके अमले का कत्ले आम किया गया था। इससे पहले दुनिया में वर्ल्ड बैंक के अफसरान को सिर्फ अंडे टमाटर मारकर या इनके चेहरों और कपड़ों पर सुर्ख रंग फेंक कर एहतजाज किया जाता रहा था और वह एहतजाज किसी असर तब्दीली के बगैर ख़त्म हो जाता था। वो महज़िब दुनिया में रहने वालों का एहतजाज था, ये इस गैर महज़िब दुनिया में रहने वालों का एहतजाज था जिसे महज़िब दुनिया इंसानों से कमतर समझ कर रखती थी।
स्टेट डिपार्टमेंट, वर्ल्ड बैंक और CIA हेडक्वार्टर्स में ऑपरेशन रूम की दीवारों पर लगी स्क्रीनों पर तीनों अदारों के सीनियर हकाम सिर्फ दम साधे बेबसी के साथ कांगो के मुख्तलिफ इलाकों में होने वाले इन फसादात के मनासिर को देख रहे थे। इनको बचाने की कोशिशें हो रही थी, लेकिन फौरी तौर पर कोई भी कांगो के इन फसादात में अमली तौर पर नहीं कूद सकता था। वो ज़्यादा नुकसानदा होता वर्ल्ड बैंक और दूसरे अदारों का। जो जानी और माली नुकसान हुआ था वो पूरा कर लिया जाता, लेकिन जो साख और नाम डूबा था इसे बहाल करने के लिए कोई मुआवजा चाहिए था। इन फसादात के आगाज़ से बिल्कुल पहले एंडरसन कोपरो ने पेट्रोस अबिका के साथ होने वाले इस ऑफ कैमरा सेशन को अपने प्रोग्राम में चला दिया था। तब तक किसी ये अंदाज़ा नहीं था कि इस रात कांगो में क्या होने वाला था। अगर उसे या CIA को इसका रत्ती भर भी अंदाज़ा होता तो वो टेप शुदा चीज़ें भी नहीं चलती। इस ऑफ कैमरा सेशन में पेट्रोस अबिका ने अमेरिका और वर्ल्ड बैंक पर शदीद तनकीद करते हुए इन्हें गिद्ध और डाकू करार दिया था, और जो कांगो को नोच नोच कर खा रहे थे और कोई इनका हाथ नहीं रोक पा रहा था। पेट्रोस अबिका का वो आखिरी इंटरव्यू अफ्रीका में लोगों ने स्टेडियम और चौकों पर खड़े होकर बड़ी स्क्रीनों पर सुना था, और इसकी गुफ्तगू में वर्ल्ड बैंक के सिर्फ एक ओहदेदार की तारीफ थी जो वर्ल्ड बैंक को इस प्रोजेक्ट की इंक्वायरी पर मजबूर कर रहा था, और ऐसा ना करने की सूरत में वो इस प्रोजेक्ट और वर्ल्ड बैंक को छोड़ देना चाहता था। पेट्रोस अबिका ने इस इंटरव्यू में पहली बार अपनी ज़िंदगी को लाहक खतरात की भी बात की थी, और ये भी कहा था कि वो ताकतें जो इसे मारना चाहती हैं वो सलार सिकंदर को भी मार डालेंगी। सलार सिकंदर का नाम पेट्रोस अबिका के बाद एक रात में अफ्रीका में ज़ुबान ज़द आम हो गया था। अफ्रीका में वही शोहरत और वैसा तारुफ पहली बार किसी गैर मुल्की को नसीब हुआ था। जारी है नावल का अगले से सुनने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलें। शुक्रिया।